हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। उन पिलर्स को आज हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को। वैसे हमने पहले वीडियो में देख रखा है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है, विच डिफाइंस द बेसिक प्रिंसिपल्स थ्रू विच अ कंट्री इज़ टू बी गवर्नड। ऐसे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके द्वारा एक देश चलाया जाता है। तो हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अपने फीचर होते हैं, अलग अलग उसके कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऐसे कुछ बेसिक पिलर्स हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उन्हीं को बोलते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले इस सीरीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में, क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले देखा है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने देखा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रियम्बल मीन्स बेसिक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड चीज़ देखी हमने टाइप ऑफ मेजोरिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटीज़ कितने टाइप की हैं। फोर्थ हमने देखा था शेड्यूल एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम देख रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, कोई भी चीज़, जो सबके इंसानों के फीचर होते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के भी फीचर हैं। इसका जो सबसे पहला फीचर है वो है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। इसका सेकंड फीचर है फेडरलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म, काफ़ी डिटेल से हम इसको समझेंगे। इसका थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। फोर्थ है सेक्युलरिज्म। फिफ्थ है डिसेंट्रलाइजेशन। सिक्स्थ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेवेंथ है फंडामेंटल राइट्स। एट्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड नाइन्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये 7-8 कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो एक एक करके हम इसके फीचर्स को अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत अभी तक? अब पावर शेयरिंग सबसे इसका पहला फीचर है। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन। देखो, पावर शेयरिंग क्या है? पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग 4 लेवल पे हो सकती है, कम से कम 4 लेवल पे। पहला है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब हम पावर को शेयर करते हैं, शक्तियों को बांटते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज़ नोन एज फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। और जब हम स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तब उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। पावर शेयर और कितने लेवल पे हो सकता है? बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हम पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में भी शेयर कर सकते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। जब इस तरह से पावर शेयर होता है उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो मोंटेस्क्यू ने कॉन्सेप्ट दिया था। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर को हम शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर पावर शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स के अंदर भी हम पावर को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग 4 लेवल पे जनरली होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसकी बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें पावर शेयरिंग किया है। और पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, लाइक फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ पावर। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में फीचर्स भी हैं। अभी तक कोई दिक्कत? तो पावर के शेयरिंग आपको क्लियर हुआ। अब हम पावर शेयरिंग में इनको डीपली पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। कोई दिक्कत अभी तक? फेडरलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में। जनरली आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हैं। अब हम इसमें 4 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म। सेकेंड पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि कोई देश फेडरल कंट्री है कि नहीं है, तो उसके क्या फीचर होंगे। फिर हम देखेंगे इज इंडिया फेडरल कंट्री। और फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। तो डेफिनेशन ध्यान से देखना। फेडरलिज्म इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ये क्या है? पॉलिटिकल अरेंजमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट वेयर पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फेडरलिज्म एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें पावर डिवाइडेड है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। सबसे पहला फीचर देखो, पावर शेयरिंग। हमने देखा कि पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल पे हो सकती है। जब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है तो उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर।
फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद बोलते हैं। तो संघवाद में शक्तियां बटेंगी केंद्र में और राज्यों में। अब कोई देश फेडरल है कि नहीं है, या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे मेन 4 होती हैं, और भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड बोथ सेट ऑफ गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों गवर्नमेंट्स को कौन बनाए? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में 2 लेवल पे गवर्नमेंट है कि नहीं है? वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट, वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ दोनों लेवल पे गवर्नमेंट है। इवन वी हैव द 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट नोन एज पंचायती राज बाई 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। तो पहला बात क्लियर हुआ कि कोई चीज़ फेडरल है कि फेडरल होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? सेकंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन देयर पावर्स। दूसरी चीज़ होनी चाहिए एक लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो डिफाइन कर सके कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है एंड यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर है। थर्ड है डिवीजन ऑफ पावर। थर्ड फीचर क्या होता है फेडरल कंट्री के लिए? पावर्स क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए सेंटर एंड स्टेट्स में। इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दोबारा से तीनों चीज़ों को कनेक्ट करो। पहली चीज़ क्या है? 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। अब जब हमने 2 लेवल पे गवर्नमेंट बनाई है तो उनको पावर भी तो देंगे। तो दूसरा फीचर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियां हमने बांट दी, पावर्स को डिवाइड कर दिया, तो कहीं पे उनको मेंशन तो करना होगा ना। तो हम उनको मेंशन कहाँ करते हैं? हम उनको मेंशन करते हैं एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तीनों फीचर क्लियर। फोर्थ फीचर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी शुड एक्ट एज अ एम्पायर। जुडिशरी फेडरल कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत बार सेंटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? जुडिशरी होनी चाहिए। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निकालने के लिए, लिटरल मतलब निकालने के लिए भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? जुडिशरी होना चाहिए। अभी तक कोई दिक्कत चारों फीचर में? फिफ्थ फीचर क्या है? फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बिल्कुल बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट उन्हें अपनी मर्जी से सारों को चेंज कर सके। अंडर आर्टिकल 368 हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं लाइक डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, इनमें अगर कोई बदलाव करना है तो यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प लेनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। पांचों फीचर क्लियर। सिक्स्थ है सेपरेशन ऑफ सेपरेट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपने पावर्स दे दी और फाइनेंस दिया ही नहीं तो गवर्नमेंट काम कर पाएंगी? नहीं। इसलिए स्टेट्स के अपने सोर्स होते हैं रिवेन्यू के, पैसे के, और सेंटर के अपने सोर्स होते हैं, ताकि दोनों पे पैसा हो, ताकि दोनों गवर्नमेंट्स क्या कर सकें? काम कर सकें। अभी तक कोई दिक्कत? आगे अभी तक कंप्लीट सब कुछ। अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया फेडरल है, क्योंकि इंडिया को कुछ ब्रिटिश ने, कुछ अंग्रेज, कुछ अमेरिकन ने इसे अलग अलग बोला। किसी ने क्वासी फेडरल बोला, किसी ने हाफ फेडरल बोला, किसी ने अलग अलग कमेंट्री की हैं। हमें देखना है कि क्या इंडिया फेडरल है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया फेडरल है तो फिर उसका मॉडल कैसा है। उसको मॉडल को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि फेडरेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या इंडिया फेडरल है। हमारे यहाँ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। वी हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। सेकंड, हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है टू डिफाइन द पावर्स। वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इवन वी हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों फीचर हमारे यहाँ पे हैं। थर्ड है डिवीजन ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर भी है। डिवीजन ऑफ पावर हमारे यहाँ 7th शेड्यूल में मेंशन है। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर का मीन्स क्या है? डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है? पावर को डिवाइड करना बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली एक शेड्यूल डाला है जिसे बोलते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में हमारे यहाँ 3 मेन लिस्ट हैं।
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट हमारे यहाँ पे 7 शेड्यूल में मेंशन है। आर्टिकल 246 में है, थोड़ा समझना क्योंकि आर्टिकल बहुत बल्कि हो जाएंगे, इसलिए उनके साथ कुछ शेड्यूल्स को हम ऐड कर देते हैं। तो हमने पावर को डिवाइड किया है, कहाँ पे मेंशन किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे? 7th शेड्यूल में। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट, इसका मतलब क्या है? ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इट। इस पे खाली यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सब्जेक्ट्स कैसे हैं? इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डिफेंस, देश की रक्षा करना इज अ यूनियन सब्जेक्ट। इसलिए आपने सुना होगा इंडियन आर्मी, यूपी आर्मी, बिहार आर्मी, ये तो कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि डिफेंस किसका काम है? यूनियन गवर्नमेंट का काम है। सेकंड, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, इन्हें भी यूनियन गवर्नमेंट देखती है। थर्ड, करेंसी, पूरे देश में एक ही करेंसी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कम्युनिकेशन, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब आते हैं स्टेट लिस्ट में। अराउंड इसमें 60 के आसपास टोटल इसमें सब्जेक्ट्स है, कंफर्म नहीं है नंबर मेरे को भी। इसमें क्या है? जनरली समझने की बात क्या है? जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बनाती है जनरली, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली है, समझना ध्यान से। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट पे जनरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती हैं, पर 5 ऐसी कंडीशन होती हैं, उन 5 कंडीशन में स्टेट लिस्ट पे भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लाइक आर्टिकल 356, जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो उस राज्य में कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास चली जाती है। क्लियर? इसमें सब्जेक्ट कैसे हैं? इसमें डे बाय डे के सब्जेक्ट हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डे बाय डे के, लाइक एग्रीकल्चर, क्लियर? तो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। एक बहुत सुना होगा आपने, हेल्थ। कोरोना में क्या हो रहा था? यूनियन गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट्स काम करें। बट कोरोना एक हेल्थ इशू नहीं था, ये डिजास्टर था, और डिजास्टर इज अ यूनियन सब्जेक्ट। तो ये क्या है? स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो शक्तियां बटी हुई है ना। अब थोड़ा कॉन्करेंट लिस्ट को समझना। हियर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। एग्जाम्पल, एडुकेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में बच्चों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। बट यहाँ एक कैच है। कैच क्या है? अगर एक सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बना दिया है, यूनियन लिस्ट में भी और स्टेट लिस्ट में भी, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, तो दोनों का कानून हो गया तो झगड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यूनियन कानून को माना जाता है। किसको माना जाता है? यूनियन लॉ को माना जाता है। तो इस पावर शेयरिंग को देख के आपको ये लग रहा होगा कि भारत में यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हैं। कैसे? यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट ज़्यादा हैं कंपैरिजन टू स्टेट लिस्ट। दूसरी बात, यूनियन लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट्स हैं कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। थर्ड, आ जाओ कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर झगड़ा हो जाए, कोई इशू हो, तो किसका कानून बना जाता है? यूनियन गवर्नमेंट का। 3, फोर्थ, जो मैटर किसी भी लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो जाता है रेजिडुअरी लिस्ट में। किस में जाता है? रेजिडुअरी लिस्ट। जैसे कि 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साइबर कानून थोड़े थे, इंटरनेट थोड़े था, फेसबुक थोड़े था,
तो इनसे रिलेटेड कोई कानून तो लिखा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे मैटर्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं होते वो अपने आप कहाँ चले जाते हैं, रेजिडुअरी लिस्ट में। और रेजिडुअरी लिस्ट में कानून बनाने की पावर्स किसके पास होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो हम 4 चीज़ों से प्रूव कर सकते हैं कि भारत में इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, बट हमारा फेडरेशन कैसा है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। बट हमें क्या देख रहे थे कि क्या इंडिया फेडरल है, तो अब हम क्या चीज़ देख चुके हैं। पहली बात, इंडिया के पास 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, पहला कंडीशन पूरा। फेडरल होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या आती है, डिवीजन ऑफ पावर। हमने देख लिया डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे मेंशन है, 7th शेड्यूल में। ऑल्दो हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर, दोनों चीज़, 2 कंडीशन फुलफिल। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमारे पास है। फोर्थ कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो भी भारत में, वी हैव अ इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट। फिफ्थ कंडीशन क्या थी, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय अ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमारे पास है। हमारे यहाँ जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनमें चेंज करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट्स की, स्टेट लेजिस्लेचर्स से पूछते हैं, ऑल्दो उनका रोल उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और लास्ट कंडीशन क्या है, सेपरेट सोर्स ऑफ रिवेन्यू। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट्स के पास सेपरेट सोर्स ऑफ रिवेन्यू भी है। अभी तक कोई दिक्कत। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। हमारे यहाँ जनरली वर्ल्ड में क्या, पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के फेडरेशन होते हैं। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। सबसे पहले देखते हैं कमिंग टुगेदर। यूएस का एग्जांपल लेते हैं। यूएस पे पहले अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था और वो 13 अलग अलग कॉलोनी थे, क्लियर। तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम एक बन जाएं। क्या बन जाएं, एक बन जाएं, जिससे हमारी पावर क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो पहले स्टेट्स थे, स्टेट्स ने मिलकर किसको बनाया, यूएस को। तो कमिंग टुगेदर में क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो डैट बाई पूलिंग सोवेरेनिटी। समझना ध्यान से, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, एक साथ आ रहे हैं, सो डैट बाई पूलिंग सोवेरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। वो अपनी सोवेरेनिटी को, सोवेरेनिटी मीन्स आज़ादी को छोड़ रहे हैं। अब आज़ाद क्या हुआ, यूएस, वो यूएस का पार्ट हो गए हैं, परंतु उनकी अपनी आइडेंटिटी तो रहेगी। न्यूयॉर्क स्टेट है, स्टेट रहेगा, क्लियर। कैलिफोर्निया स्टेट है, स्टेट रहेगा। उनकी आइडेंटिटी तो है, पर उन्होंने अपनी सोवेरेनिटी, अपनी आज़ादी किसको दे दी है, यूएस को। सो बाई पूलिंग सोवेरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। वो अपनी सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डेफिनेशन सबको समझ में आई, सिंपल। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो डैट बाई पूलिंग सोवेरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो पहले इसमें स्टेट्स होंगे, तो स्टेट्स ने किसको बनाया है, यूनियन गवर्नमेंट को। तो आप खुद बताओ, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी कि स्टेट्स पावरफुल होंगे। यहाँ पे सभी स्टेट्स के पास सेम पावर होंगी विज़ यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट भी पावरफुल होगी, स्टेट्स भी पावरफुल होंगे। इसलिए अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हर स्टेट का अपना फ्लैग है, अमेरिका का अपना फ्लैग है। हर स्टेट के अपने फेडरल कोर्ट्स हैं, क्योंकि वो मॉडल कौन सा है, कमिंग टुगेदर। और हम जनरली क्या करते हैं, अमेरिकन मॉडल को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया फेडरल नहीं है। इंडिया दूसरे तरीके से फेडरल बना है। इंडिया का जो मॉडल है वो है होल्डिंग टुगेदर। इंडिया देश पहले से ही था। 1947 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि देखो भारत में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है। पहली बात, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है। तो इन सबको अकोमोडेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को, क्योंकि पूरे देश को एक जगह बैठ के यूनियन गवर्नमेंट से नहीं चलाया जा सकता, अलग अलग रीजन्स हैं, उनकी अलग अलग अपनी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने फेडरलिज्म को चुना। परंतु हमने मॉडल कौन सा चुना, होल्डिंग टुगेदर। तो होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो एक देश पहले होगा और अपने आप को छोटे छोटे राज्यों में बांट लेगा, और पावर बटेगी किस में, स्टेट्स में एंड यूनियन गवर्नमेंट में। अब खुद बताओ, यूनियन गवर्नमेंट तो पहले से थी, स्टेट्स बाद में आए, देश पहले से था, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या होंगी, शक्तियाँ ज़्यादा होंगी विज़ स्टेट गवर्नमेंट्स। इसीलिए इंडिया में बच्चों
यूनियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। हमने ये पावर शेयरिंग में जब 7th शेड्यूल देखा था तो हमने देखा था यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, पहली बात। यूनियन लिस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, दूसरी बात। थर्ड, स्टेट लिस्ट पे भी यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकती है कुछ कंडीशंस में। और फोर्थ देखा था हमने रेजिडुअरी पावर्स भी किसके पास हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं। तो ये 2 मॉडल हो चुके हैं। इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इसका एग्जांपल है यूएस, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर, यहाँ पे स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर। और यहाँ पे बहुत बार होता है कि कुछ राज्यों के पास स्पेशल स्टेटस भी होता है, जैसे कि आर्टिकल 370 पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, अभी आर्टिकल 371 है वो बहुत सारे राज्यों को स्पेशल स्टेटस देता है। तो ये 2 मोड हैं, 2 मेन तरीके हैं फेडरलिज्म के, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड दी होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अभी तक कोई बात क्लियर, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। और भी फेडरलिज्म के तरीके हैं डिवाइड करने के, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, वो तुम्हारी बुक में नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, भारत में बार बार आपको सुनने को मिलेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके दोनों क्या करती हैं, काम करती हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट किसका एग्जाम्पल है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है कॉन्करेंट लिस्ट। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ तक? अब तक हम 3 फीचर पढ़ चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी एक पावर शेयरिंग का ही पार्ट है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से कुछ शक्तियों को लेके एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, जिसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पंचायत होती है गाँव में, और शहरों में म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं। अब हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत पुराने हिस्ट्री है, बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हिस्ट्री में, पंचायती राज की हिस्ट्री में 1992 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्योंकि 1992 में क्या हुआ था, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 73rd अमेंडमेंट पंचायत के लिए है, 74th अमेंडमेंट अर्बन लोकल सेल्फ बॉडीज़ के लिए है। अब इन अमेंडमेंट से फ़ायदा क्या हुआ? इन अमेंडमेंट से इन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, इन्हें संविधान में लिखा गया, इनको एक तरह से क्या मिली, सेंक्टिसिटी मिली। अब इन अमेंडमेंट के कारण क्या हुआ? कुछ प्रोविजन आए, कुछ कानून बने इन अमेंडमेंट के बाद। अब हम देखते हैं हुआ क्या। अब रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 ईयर, 73rd 74th अमेंडमेंट से पहले रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी में होते थे। अब पंचायती राज में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो पंचायत के इलेक्शन करवाता है। उसका हेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसे गवर्नर अपॉइंट करता है। और उसको रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस है जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट रिमूव किया जाता है। तो पहली बात क्लियर, इस 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ, रेगुलर इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद, और उनको कराने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। दूसरी बात, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब सीट रिजर्व हैं SC शेड्यूल कास्ट के लिए, ST शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, OBC के लिए छोड़ रखा है, राज्यों की मर्जी है। SC और ST के लिए सीट रिजर्व हैं। समझो रिजर्व क्यों है? ताकि वो भी इलेक्शंस लड़ सके। रिजर्व है किस लेवल पे? प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनकी जितनी जनसंख्या है, क्योंकि समाज का एक पिछड़ा वर्ग है। और रिजर्वेशन 2 जगह है, एक तो इनके मेंबर बनेंगे, वो पंचायत के मेंबर बनेंगे, और साथ में वो हेड भी बनेंगे। जैसे गांव में ग्राम सभा का हेड कौन होता है? प्रधान। तो सीट प्रधान के लिए भी रिजर्व है। जैसे पंचायत समिति के मेंबर होते हैं BDC, तो सीट BDC के लिए रिजर्व है। और पंचायत समिति का हेड होता है ब्लॉक प्रमुख, सीट वहाँ पे भी रिजर्व है। तो एग्जीक्यूटिव के लिए भी सीट रिजर्व है और मेंबर के लिए भी सीट रिजर्व है। और सीट कितनी रिजर्व है? इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। 2 बात क्लियर। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व हैं, एग्जीक्यूटिव भी, हेड भी और मेंबर्स भी। मतलब हर राज्य में 33% सीट्स तो महिलाओं के लिए रिजर्व है ही, कि वहाँ से महिला इतनी चुन के आएंगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है ताकि महिला ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकें, वो समाज में पीछे ना रहें। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से पहले ऐसा नहीं था। साथ में
3 टियर पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ पे है। हर राज्य में आपको 3 टियर मिलेंगे पंचायत के। सबसे पहला जो लेवल होता है इसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का हेड होता है प्रधान। कुछ ग्राम पंचायत मिलकर बनाती है पंचायत समिति। क्या बनाती है? पंचायत समिति। ये ब्लॉक लेवल पे होता है और इसका हेड होता है प्रमुख। और पंचायत समिति मिलकर बनाती है जिला परिषद और जिला परिषद का हेड होता है चेयरमैन। ये भी 74th अमेंडमेंट से ही आया, 73rd से, क्योंकि 73rd पंचायत के लिए, 74th अर्बन सेल्फ बॉडीज के लिए। लास्ट है, और भी बहुत सारे प्रोविजन है पर इसको समझ लेते हैं। फाइनेंस, 73rd अमेंडमेंट से बाद में एक फाइनेंस के लिए कि देखो क्या है, जब तक काम तो आप दे दो, आप पैसा ही ना दो, राज्य सरकारें केंद्र सरकारें पैसा ही ना दे पंचायत को, तो करेंगे क्या? तो उनको फाइनेंस की फैसिलिटी दी है। ये खुद भी टैक्स लगा सकती हैं पंचायत मेलों वगैरह में, और उन्हें स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से भी ग्रांट्स मिलती हैं। तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत अच्छा स्टेप है। डिसेंट्रलाइजेशन, अब पूछ लिया जाता है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन क्यों चुना? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर ले जाता है। भाई प्रधान को हमारी समस्या को पता होगा कि नरेंद्र मोदी को पता होगा हमारे गांव की? हमारे प्रधान को पता होगा, तो प्रधान सोल्व करेगा ना अच्छे तरीके से, और प्रधान के साथ हम डिसीजन मेकिंग में हिस्सा भी लेंगे। तो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक गई कि नहीं गई? सेकंड, ये लोगों को जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है, नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। ये सब चीज़ों के कारण हमने डिसेंट्रलाइजेशन को चुना। अब हमारे 3 फीचर हमारे अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, थर्ड हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। 4th फीचर है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर तो बहुत ईजी है। ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये मोंटेस्क्यू ने दिया था। मोंटेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। उससे पहले हमें ध्यान रख लेना चाहिए, फेडरलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4th फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन होम? एग्जीक्यूटिव। वर्ड समझना, सेपरेशन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंटर इन स्टेट्स में, सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव नियमों को, रूल्स को, कानूनों को लागू करता है। इसमें क्या आता है एग्जीक्यूटिव में? हमारा गवर्नमेंट, मीन्स प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, पीएम इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और पीएम के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव के। लेजिस्लेचर लॉज को बनाते हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इधर भी है और इधर भी है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तो डिफरेंस पता ही होंगे तुम्हें। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा में एमपी बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, राज्यसभा में एमपी बनने के लिए 30 साल एज चाहिए। लोकसभा का जो हेड होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, राज्यसभा का जो हेड होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, प्रेजेंट में 543 है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, डिसोल्व कभी नहीं होता। लोकसभा 5 साल बाद डिसोल्व हो जाता है। जिसको ये डिफरेंस नहीं पता वो रिवाइड करके नोट कर लेगा, नहीं तो बिल्कुल कॉमन डिफरेंस है। ये कानूनों को बनाता है कौन? लेजिस्लेचर। जुडिशरी सेंटर स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को सोल्व करता है। सेंटर और राज्यों में झगड़ा हो जाए, नागरिकों को झगड़ा हो जाए, उनको सोल्व करने के लिए जुडिशरी है। अभी तक कोई बात क्लियर? सारी बातें क्लियर सबको, बच्चों को? 4 फीचर क्लियर। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म के साथ केस है एसआर बोमई केस, क्लियर। 2 फीचर क्लियर। 3rd फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके लिए अमेंडमेंट है 73rd एंड 74th। 4th फीचर है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। 5th फीचर यहीं पे समझ लो, उसे बोलते हैं सेक्युलरिज्म।
सेकुलरिज्म का मतलब इंडिया में है कि स्टेट शेल नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इट कैन प्रमोट ऑल द रिलीजन, भारत की सरकार का अपना एक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को बराबर मानेगी और सभी धर्मों को प्रमोट कर सकती है। और सेकुलरिज्म का भारत में एक मतलब और है कि हमें रिलीजियस फ्रीडम है, इंडियंस को क्या है, रिलीजियस फ्रीडम है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो अब हमारे 5 फीचर्स हमारे क्लियर हो गए हैं सेकुलरिज्म को लगा के। 6th फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जनरली डेमोक्रेसी में 2 तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसकी सबसे खास बात क्या होती है, हियर एग्जीक्यूटिव आर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। पहले समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, उसे अपने हर काम के लिए पार्लियामेंट में जाके आंसर देना पड़ता है कि हमने एक काम क्यों किया, क्यों नहीं किया। पार्लियामेंट में अपोजिशन उससे क्वेश्चन पूछते हैं, 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ का क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। इसीलिए इसको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी है ना। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आत्मा है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ये एग्जीक्यूटिव आर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, आर्टिकल 75। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि आंसर देना पड़ता है। इस गवर्नमेंट में 2 हेड होते हैं, 2 हेड्स। एक होगा नॉमिनल, जो प्रेसिडेंट है नाम मात्र का, और एक होगा रियल, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट, देश का हेड। प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हेड। तो इसलिए भारत में पीएम के पास पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट के पास नहीं, क्योंकि पीएम डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ऑन द अदर हैंड, हम अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होती है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल नहीं होता। वहाँ पे एक ही हेड होता है, वो रियल भी होता है, वो नॉमिनल भी होता है, वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, जिसे वो प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब लास्ट फीचर बचा हमारा थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो हम अभी कभी किसी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने सारे फीचर पढ़े हैं वो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। किसी को डाउट हो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, कॉल कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।